वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और साल के आखिरी दिन हैं और नबीहा साल ये खत्म होने लगा है। नया साल में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी, लेकिन आज का शो पहले कंप्लीट कर लें। तो साल के आखिरी दिन है और हम बात करेंगे साल 2022 की, जहां सोशल मीडिया पर कौन कौन छाया रहा, पाकिस्तान की कौन सी ऐसी शख्सियात थी जिनको सबसे ज्यादा फॉलो किया गया। जो सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म है नबिया, यकीनी तौर पर वो इंस्टाग्राम ही है, जिसको जरा ऑथेंटिक भी माना जाता है। सबसे ज्यादा फॉलो किया गया और उसके साथ साथ एक चीज और ऐड कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा तनकीद भी की गई। आई थिंक कुछ एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हम कह रहे हैं, क्योंकि खेल का ही तस्करा करते रहते हैं सियासत में भी। आज हम करेंगे उन पे भी तनकीद, क्योंकि मैच तो जारी है कराची में भी। तो जनाब जो मशहूर शख्सियात हैं उनकी मकबूलियत का अंदाजा ऑब्वियसली जैसे कि अनवार ने कहा कि इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद से लगाया जा सकता है। तो अनवार, आपको पता है कि नंबर 1 कौन है इस फहरिस्त में जिसको सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है? वो आयजा खान है। बिल्कुल, खवातीन जो है हम देख रहे हैं कि वो ज्यादा पाकिस्तान में छाई रही हैं। इस फहरिस्त में सिर्फ एक ही मर्द हैं जो अपनी जगह बना पाए हैं। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा आयजा खान को फॉलो किया गया है। आयजा खान 12.4 मिलियन मद्दाहों के साथ इस वक्त पाकिस्तान में इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली शख्सियात में पहले नंबर पर मौजूद। और अभी रिसेंट उनका जो एक फोटोशूट आया है दानिश के साथ, वो भी काफी खासा फेमस हुआ, बढ़िया उसको पसंद किया गया। आगे चलते हैं और आयजा के बाद जनाब एमन खान इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन मद्दाहों के साथ सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली दूसरी मशहूर शख्सियत हैं। और एमन और मिनाल अक्सर तनकीद की भी जद में रहते हैं, चाहे उनकी शादियों का सिलसिला हो या पर्सनल लाइफ की तस्वीर शेयर करना हो। तो जनाब सुपरस्टार जो माहिरा खान है अनवार, वो भी इस फहरिस्त में पीछे नहीं है। बिल्कुल, उनको हम किसी तौर पर पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी उनकी जो फिल्म भी आई है बहुत बड़ी एक सक्सेस साबित हुई, द लेजेंड ऑफ मौला जट। तो 9.7 मिलियन माहिरा के फॉलोअर्स हैं। वो बगैर, हमने देखा कि मेकअप के बगैर बहुत नंबर 3rd पर है इस फहरिस्त में। 3rd पर हैं, क्योंकि वो ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती और शायद बगैर मेकअप की तस्वीर डालना भी लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेकअप भी बहुत खूबसूरत लगती है माहिरा, ये बात शेयर करती हैं, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। अच्छा, मिनाल खान, आपको पता है रिसेंट जो ब्रेकफास्ट वाली पिक्चर सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की और उसके बाद आई गेस मिनाल की वॉल पर वो पोस्ट थी जिसको उन्होंने रीपोस्ट की और फिर जो तनकीद करने वाले लोग हैं, तो मिनाल की लिस्ट में हमें तनकीद करने वाले लोग काफी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन फॉलोअर्स बढ़ गए। फॉलोअर्स इनके बढ़ गए, 9.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सजल अली भी इस फहरिस्त में अनवार पीछे नहीं है, सुपरस्टार। वो 5वें नंबर पर मौजूद हैं। उनके जो फॉलोअर्स की तादाद है वो 9.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब बहुत फॉलोअर्स होते हैं, ये कम नहीं है। पाकिस्तान में जो ये इंस्टाग्राम का यूजेज है वो भी बढ़ रहा है। इकरा अजीज हैं 6ठे नंबर पर मौजूद हैं, मारफा हुसैन हैं वो 7वें नंबर पर हैं, माया अली 8वें पर हैं, हिरा मानी 9वें नंबर पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और इकरा का आपने जिक्र किया, इकरा आई थिंक कि बहुत ही फाइन एक्ट्रेस हैं। बहुत सारे हिट ड्रामास भी उन्होंने हमें पिछले साल भी दिए और ऑब्वियसली ये वाला साल अब जो खत्म हो रहा है इसमें भी हमने उनकी अदाकारी के जौहर देखे। और जनाब जो हमारे जो अगर बात की जाए मेल अदाकार की, इकलौते मेल अदाकार इस फहरिस्त में फिरोज खान, जिनकी फॉलोइंग जो है वो भी लाखों में है, लेकिन इस बार हमने देखा कि थोड़ा सा क्राइसिस का वो शिकार हुए, जो उनकी कंट्रोवर्सी, जो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई खबरें सामने आई, उसमें जो उनकी नाकदी बल्कि जो उनकी इंडस्ट्री है वहां से भी काफी लोगों की क्रिटिसाइज किया गया, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई। तो बड़े खुशकिस्मत है बिल्कुल फिरोज खान के खूबसूरत खूबरू खवातीन अदाकारों के दरमियान एक लड़का, तो बड़ी बात है। और बड़ी बात है कि पाकिस्तानियों ने कम से कम एक लड़की को तो इस फहरिस्त में जगह जरूर दी है। आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरी। कौमी सलामती पर अहम तरीन मीटिंग, तहरीक इंसाफ के इस्तीफे या चूहे बिल्ली का खेल, नई एहतजाजी कॉल जारी। डिफॉल्ट का कोई इम्कान नहीं, हकायक कुछ और ही, वजीर खजाना के दावे की हकीकत क्या। मुल्क का नाम रोशन, एक और पाकिस्तानी ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। ब्लैक कैप्स का पाकिस्तान टीम को 612 वोल्ट का झटका, टीम पाकिस्तान मुश्किल का शिकार। और एयर होस्टेस से फटा हवाई जहाज में पिटाई की वजह बन गया। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और दिसंबर की आखिरी तारीख आ रही है।
हम 2023 में दाखिल होने वाले, लेकिन जो मुल्की मसाइल हैं वो हल होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं और सियासी जमातों को जो मामला पार्लियामेंट में हल करने चाहिए उनमें हट धर्मी, अना, जिद और सियासी कश्मकश की वजह से तमाम मामला अदालत को सियासी मुकदमात अनवार सुनने पड़ते हैं। यकीनी तौर पर नव्या, अगर बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो वहाँ तो मसाइल ज़रूर बढ़ेंगे और हल भी मसाइल नहीं हो रहे। मुल्क में दहशत गर्दी भी हम देख रहे हैं कि दोबारा से दहशत गर्दी का जो अफरेत है वो परवान चढ़ रहा है। मगरबी सरहद की बात करें तो वो ज़्यादा गैर महफूज दिखाई दे रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाक फौज के जो सरबराह हैं सैयद आसिम मुनीर, उनके दरमियान एक अहम मुलाकात भी हुई है जिसमें मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जो हालिया दहशत गर्दी की हम लहर देख रहे हैं उसमें कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब करने का भी फैसला कर लिया। और इस इजलास में दहशत गर्दी की जो हालिया लहर है उसके सदेबाब पर गौर होगा। तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही एहतजाजी सियासत कर रही है, अब फवाद चौधरी साहब ने महंगाई के खिलाफ मुल्क की एहतजाज का ऐलान किया है और फवाद चौधरी खासकर टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात कर रहे हैं और इसका इल्जाम भी वो इस्टेब्लिशमेंट पर ही लगा रहे हैं। बिल्कुल, इस हवाले से उनकी क्या स्टेटमेंट सामने आई है, पहले वो सुनते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई और जो इकोनॉमी का जो हशर नशर हो गया है, इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रही है। पंजाब में जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया, ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है जरदारी साहब बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं। हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूँ कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा और आपके ऊपर उसका ब्लेम आएगा। लिहाजा इस मामले के ऊपर बहुत गहरा गौर और गौर करें। ये भी एक और ऐसा ही आइडिया होगा जो बुरी तरह। इस वक्त तहरीक इंसाफ के असम्बलियों से मुस्ताफी होने के मामले पर भी डेडलॉक बरकरार है। तहरीक इंसाफ इज्तिमाई इस्तीफों पर वाजिद है तो वहां पर जो कौमी असम्बली में स्पीकर मौजूद हैं राजा परवेज अशरफ, वो ये कह रहे हैं कि इनफरादी हैसियत में तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वो कबूल करना चाहते हैं। बिल्कुल, और वहीं हाथ से लिखे हुआ ये जो मामला है ये हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलाकात में इस्तीफे ना देने वाले अरकान और खुफिया राब्तों से बात करने वाले पीटीआई अरकान से मुतल्लिक बात सामने रख दी। अब स्पीकर ने पीटीआई के अरकान असम्बली की जानिब से हाजिरी की बुनियाद पर तनख्वाह लेने का दावा भी किया और स्पीकर के इंकशाफात के बाद तहरीक इंसाफ का वफ्द एक दूसरे को देखने लगा। तो ये तो नाज़रीन मुलाकात की अंदरूनी कहानी हमने आपके साथ शेयर की है। राजा परवेज अशरफ साहब इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। जिस वक्त मैं इस्तीफे मंजूर करता हूं तो आइन और कानून को ही सामने रख कर करता हूं और उसमें दूसरी तो कोई और फैक्टर नहीं होता। अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा खत लिख दूं, आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने, इस चीज़ को वाज़िया तौर पर मुझे साबित करेंगे पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। आप सब की बातें कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि जब मैंने तमाम मेंबरान को खत लिखा तो ना आने की वजह गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और इसी बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी और परवेज खट्टक को इमरान खान ने मुलाकात के लिए तलब कर लिया है क्योंकि ये दोनों हजरात ही स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए नहीं गए, जिसकी वजह से क़यादत असद कैसर ने की है। अब देखना यह है कि इस तमाम तर मामले में दाल कितनी काली है, ये मामला किस तरह से सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि बहुत देर से हम ये बाज़गश सुनते आ रहे हैं कि इस्तीफे दे दिए जाएंगे, लेकिन इस वक्त राजा परवेज अशरफ ये चाहते हैं कि इंडिविजुअली तौर पर वो इस मामले को देखें, इंडिविजुअली तौर पर इनके इस्तीफे कबूल करें, ना कि जो ये इकट्ठे होकर आ रहे हैं और सिर्फ एक पेपर पर लिखा हुआ है उस तमाम हवाले से वो इस्तीफे कबूल नहीं करना चाह रहे। तो ये जो मामला है ये हल होता दिखाई अभी भी नहीं। तमाम हमने मुल्क के जो अंदरूनी मामलात है या मुल्क को जो अंदरूनी तौर पर जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, ये जो सियासत की कशीदगी है, उस हवाले से हम आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर कर रहे थे। जो हमारे मुल्क की सियासतदान है, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है, वो अपनी सियासत चमका रही है पूरे मामले पर, वो भी आपने सुना। लेकिन अनवार, इस पूरी सूरत हाल में जो एक अहम मसला है जिसका पाकिस्तान को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है और वो है बैरूनी मसाइल, यानी कि जो बैरूनी जो एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जो दहशत गर्दी के जो वाक़यात पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं, जो सर उठा रही हैं, इस हवाले से कोई सियासतदान बात क्यों नहीं कर रहा है? कब हम अपनी तरजीहात तब्दील करेंगे? कब हम इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क के अवाम के बारे में, इस मुल्क के मफाद के बारे में सोचेंगे और सिर्फ कुर्सी की सियासत नहीं करेंगे? तो इसी हालिया सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए जब वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, पाक फौज के सरबराह सैयद आसिम मुनीर से, नहायत ही अहम तरीन मुलाकात है और कल भी अहम कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो तलब किया गया है, उसमें सिक्योरिटी के हवाले से मजीद बातचीत की जाएगी
और ये जो दहशतगर्दी की लहर हम देख रहे हैं कि उस वक्त है जब अफगानिस्तान में तालिबान बरसर इक़्तिदार हैं, जिनकी पाकिस्तान हिमायत करता रहा है, पाकिस्तान उनके लिए काम करता रहा है। कतर में भी हमने जब देखा कि पाकिस्तान अमेरिका और तालिबान के दरमियान सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा था, तो उसके बाद में नेटो और अमेरिका के इनखला में और नई अफगान हुकूमत को मदद फराहम करने में पाकिस्तानी हुकूमत आगे थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने किस बुनियाद पर यह सब किया, यह जानना भी जरूरी है। जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात इमरान खान करते रहे हैं, तालिबान से मुज़ाकरात को वो हमेशा अप्रिशिएट करते रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त गवर्नमेंट है उससे बात वो नहीं करना चाह रहे, मुल्क की मसाइल हल नहीं करना चाह रहे। मईशत पर प्लानिंग वो ना अपोजिशन के पास दिखाई दे रही है, ना ही हुकूमत के पास दिखाई दे रही है। हुकूमत भी ऐसा नजर आ रहा है कि ना हुकूमत के पास कोई बयानिया है, ना हुकूमत के पास कोई प्लान है इस बहरान से निकलने का। मुआशी बहरान है कि बढ़ता ही चला जा रहा है और हुकूमत भी ब्लैंक दिखाई दे रही है। ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सारा मलबा फेंक रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि मुल्क दिवालिया होने की नहज पर है। अब ऐसे में जब हम देखते हैं कि मुआशी बहरान का सामना है, सियासी बहरान का सामना है, रुपए की कदर इतनी डाउन हो चुकी है, आम आदमी को रोटे की लाले पड़ चुके हैं, दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनसे हम उम्मीद ये करते हैं कि वो कम से कम अवाम के लिए कोई मैंडेट लेकर आए, उनके लिए कोई बात करे, कोई प्लान लेकर आए, ताकि जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें उस प्लान की बिना पर, उस हिकमत अमली की बिना पर अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा वो सामने आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर से जो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट सामने आई है कि अब महंगाई के खिलाफ जो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा, क्या एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, क्या यही इन तमाम मसाइल का हल रह चुका है? और अगर हम गुज़श्ता चंद महीनों का जायजा लें, उनका तस्करा करें अनवार, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, खान साहब गए हैं, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल सड़कों पर है, कोई ना कोई नया बयानिया लेकर, कोई ना कोई लॉन्ग मार्च, असेंबली डिसॉल्व, एहतजाज का सिलसिला। तो किस तरह की सियासत हो रही है और क्या होगा आने वाले नए साल में, ये सोचना, इस पर गौर करना। इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि खान साहब 10 से 15 हजार जंगजुओं को पाकिस्तान में बसाना चाहते थे, आप क्या समझते हैं ऐसा करने की वजह क्या थी? टीटीपी के बारे में खान साहब का मौकिफ किस हद तक दुरुस्त है? अब तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। देखिए, बुनियादी तौर पे किसी भी ऐसी तंजीम को सपोर्ट करना जो दहशतगर्द हो, वो पाकिस्तान के बका के खिलाफ है। कोई भी ये करे, अगर ये कर रहे थे तो ये ज्यादती कर रहे थे, और अब उसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब इफ्तिखार साहब, अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, और जब दोहा में पाकिस्तान अमेरिका और तालिबान के दरमियान सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा था, बाद में नेटो और अमेरिका को इनखला और फिर नई अफगान हुकूमत को मदद फराहम कर रहा था, तो इस वक्त पाकिस्तान ने किस बुनियाद पर ये सारा जानना जरूरी भी है सारे मामलात? बिल्कुल, इनको जवाबदेह होना चाहिए ना। मुसीबत तो ये ना कि ये एक अदारा है तो किसी को जवाबदेह होने को तैयार ही नहीं। ये फैसले खुद करते हैं और अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, और इनसे पूछा जाए कि तुमने ये फैसला क्यों किया, तो वो कहते हैं कि आपको नहीं पता, हमें बेहतर पता है कि जो हम फैसला कर रहे हैं। ये फैसला जो रूस को इस इलाके से निकालने से लेके आज तक इस हवाले से जितने फैसले हैं, उनसे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की इक्तिसादियात को, पाकिस्तान की जो सिस्टम है, इसको डिस्टर्ब किया गया बुरी तरीके से। कैशनाकॉफ आई है, हेरोइन आई है, 60 लाख ऐसे लोग पाकिस्तान में आके कैंप पजीर हो गए जो पाकिस्तान के रहने वाले नहीं थे, जो पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुए, उनको भी आपने अकोमोडेट किया जी। और अब दोबारा जब अमेरिका वहां से गया है तो तमाम मसला जो है कीमती छोड़ के गया है, और अब ये जो वहाँ की इंटरनल फाइट है अफगानिस्तान के अंदर, जो धड़ेबंदी है, वो आपस में भी लड़ रहे हैं, और ये असला उनके पास है, और ये हमारी जो रियासत है उस पर भी हमलावर हो रहे हैं। तो ये उसी फैसले का नतीजा ना जो ज़िया-उल-हक के दौर में किया गया कि नहीं, ये फैसला हमें बेहतर पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो जो बेहतर फैसला है उसके नतीजे अब तक भुगतते जा रहे हैं जी। और अगर इसका ना कंट्रोल किया गया तो पाकिस्तान के अंदर ही जंग आएगी। पहले भी सवात तक की जंग आई। सवात में पाकिस्तान के बहादुर फौजियों ने, नौजवानों ने, ऑफिसर्स ने अपनी जानों की कुर्बानी देके बड़ी खौफनाक जंग लड़ के इनको वहां से खत्म किया। आप
कभी तारीख लिखी जाएगी, किताबें आएंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कितनी खौफनाक जंग थी। एक जंग छोटी सी बात पे शुरू हुई थी। एक आदमी था, वो कहता था, सूफी मोहम्मद उसका नाम था, वो कहता था मुझे यहाँ पे शरीयत नाफिज करनी है। ठीक है, पोस्टर लगाता था, मीटिंगें करता था। वहाँ की हुकूमत थी आफ्ताब शेरपाग, उसने कहा भी ठीक है हम आपको अदालतें बना देते हैं, आप उन अदालतों में अपने मामलात को लेते हैं। यहाँ से बात शुरू हुई और फिर ये सवात पर उनके कब्जे पर खत्म हुई। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर बॉर्डर के उस पार से जो हरकत हो रही है और जो हमारी फेंसेस उखाड़ी जाती हैं, जो हमारी इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो वक्त आ गया है कि अब हम इनका पीछा करें जी, कि जहां भी हैं इनको मारें। इनकी जो स्लीपर सेल्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर की हदूद के अंदर, उनको तलाश किया जाए और उनको खत्म किया जाए। ठीक है इफ्तिखार साहब, मुल्क हम देख रहे हैं इस वक्त बहरानों के भंवर में फंसा हुआ है, लेकिन मईशत को दुरुस्त करने की बात कहीं पर भी नहीं की जा रही, किसी भी जमात की तरफ से नहीं की जा रही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी शायद मईशत भी ठीक नहीं हो सकेगी। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्नोक्रेट हुकूमत की खुद ही बात कर रही है और उसका मलबा भी इस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश कर रही है। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ बातें ही हो रही हैं या बस इस पे कुछ काम भी किया जा रहा है? पहली बात तो है ये जिस हुकूमत का आप तस्वर की बात कर रहे हैं ये आईनी तौर पे मुमकिन ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी किसी भी हुकूमत की इजाजत नहीं देता जी, पॉसिबल ही नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन। ये वो लोग कर रहे हैं जो रिटायर्ड है और अपने अपने दौर में वो पाकिस्तान के इक्तिसादियात को चलाते रहे और नाकाम रहे। 70 साल की पॉलिसियां जो हैं वो 240 दिन में तबाह नहीं हो सकती। 70 साल ये पीडीएम के पास गवर्नमेंट नहीं थी। 70 साल यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें हुकूमत करती रही, जिसमें 4.25 साल पीटीआई की भी हैं इस वफाक में और 9 साल से एक सूबे में जी। तो ये कहना है कि 240 दिन में सब कुछ तबाही की जिम्मेदारी ये है कि बहुत अफसोसनाक रवैया है और ये हकीकत पर मबनी नहीं है। बाकी रहा वो चाहते हैं हर वक्त सड़क पे आना, उनकी मर्जी है, उनका हक है। कानून के दायरे में रहते हुए जो मर्जी करें, जितने मर्जी जुलूस निकालें, जितने मर्जी जलसे करें, उसका कर क्या रहे हैं। 2014 से लेके अब तक उन्होंने क्या किया है, ये किया है ना। और बाकी ये जो इक्तिसादी सूरत हाल है ये आप लोगों को समझनी चाहिए, ये इतनी आसान नहीं रही। हमारी बुनियादी मसला है पैदावारी अमल। अगर आपकी गंदम नहीं पैदा होगी ज्यादा, अगर आपकी दालें ज्यादा पैदा नहीं होंगी, अगर आपको खुद तेल ज्यादा पैदा नहीं होगा, अगर आप पास गैस के ज़खायर नहीं होंगे, अगर आप ज्यादा तेल खरीदने के आप पास पैसे नहीं होंगे, तो ये बात करना कि जी ये ए निकल जाए और बी आ जाए, ए के निकलने और बी के आने से ये मसले अब हल होने वाले नहीं है। ठीक इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासकर इमरान खान साहब, आपको यही लगता है कि वो उनका यही तर्ज सियासत रहेगा अगले साल भी? जो मौजूदा हुकूमत है वो तो बिल्कुल कबल इंतखाबात के हवाले से, तारीख देने के हवाले से दिखाई नहीं दे रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इसी तरह हम देखते रहेंगे, कभी लॉन्ग मार्च का सिलसिला, कभी महंगाई के खिलाफ मुल्क की एहतजाज का सिलसिला, असेंबलीज डिसॉल्व करने का सिलसिला, मुज़ाकरात की मेज पर। आपको लगता है कि अगले साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब नहीं आएंगे? आप भी पढ़े लिखे हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आप बच्चे तो नहीं है ना कि आप समझ ना पाए जी। ये कब से शुरू हुए हैं? अप्रैल से इनको असेंबली से बाहर गए हैं और ये आज दिसंबर की 30 तारीख को हम ये बात कर रहे हैं। इनका ये काम है, ये करते रहे, लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि गैर यकीनी सूरत हाल और पैदा हो रही है। बजाय चीजें बेचे की तरफ जाएंगे, बेचे की तरफ ना ले जाना चाहते हैं, ना इनकी ख्वाहिश है, ना ही इनकी सियासत है। इनकी सियासत तभी कामयाब है कि गैर यकीनी सूरत हाल और भी बढ़े और लोग सरमायाकारी न करें, लोग पैसा ना लगाएं बिजनेस के अंदर। पहले ही बिजनेस पे दबाव है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस नहीं है हमारा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत तवज्जो चाहती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका इस हवाले से यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रविश है ये यकीनी तौर पर अभी भी ऐसे लग रहा है कि बरकरार रहेगी और मुज़ाकरात का सिलसिला जब तक नहीं शुरू होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी पाकिस्तान में नहीं आएगी, मईशत के जो मामलात हैं वो भी हमें ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान की एक सूरत हाल है। तो नाजरीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता 8 माह से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और रवा बरस आने वाले सैलाब ने मुल्क को मुआशी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया है और मुल्क में जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है उसकी वजह से ना सिर्फ सरमायाकारी मुतासिर हुई है बल्कि जो माली खसारा है वो भी बढ़ने के साथ साथ जो रुपए की कदर है उसके मुकाबले में डॉलर भी आसमान से अनवार बातें कर रहा है। बिल्कुल, मुल्क की करेंसी की अगर सिर्फ बात करें तो इस वक्त डॉलर के मुकाबले में बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है, जिसकी दीगर वजूहात के अलावा जो एक सबसे बुनियादी वजह हम देखते हैं वो हमारे दरामदी बिल में भी इजाफा है, जिससे डॉलर्स की तलब में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। हम ये देख रहे हैं कि मुल्क कर्ज अदा करने से भी कासिर है, ज़र मुबादला के ज़खायर की कमी का हमें सामना है और जो सबसे बड़ा मसला आम आवाम के लिए है वो नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई है। आसमान को छूती जो महंगाई है उससे हमारा मुल्क इस वक्त दो चार है। और मरकजी बैंक ने अफराते ज़र को कम करने के लिए गैर मुतवक्के तौर पर शरह सूद में इजाफा किया है। पाकिस्तान को माली साल 2023 में 26 बिलियन डॉलर से ज़ायद का गैर मुल्की कर्जा वापस करना है। ये सब कैसे मुमकिन होगा? मुल्की बरामदात में भी मामूली इजाफा देखा गया है, मगर इसहाक डार और एहसन इकबाल वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का भी मानना है कि मुल्क को डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है। आयशा गौस क्या कह रही है, आपके साथ शेयर करते हैं। उसकी फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे पास इन पाइपलाइन और रिजर्व्स हैं। हम उम्मीद करें, फाइनेंस मिनिस्टर ने बार बार ये बात कही है, हम अपनी जो ऑब्लिगेशंस है उसको ऑनर करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया हुआ है कि 3 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। मज़ीद प्रोसेस चल रहा है, छुट्टी का ज़माना भी है, चीज़ें भी आगे जा रही हैं। IMF का भी सिलसिला जैसा भी मैंने आपको बताया, चीन से भी रोल ओवर की भी बात हो रही है, बाकी चीज़ें भी हैं। हम बहुत ज़्यादा ये बात उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की हम उम्मीद कर रहे थे, जो हमने बजट की हुई थी इस साल, वो अब ज्यादातर वो इसी हाफ ऑफ द ईयर में। हुकूमती रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स जब हम सुनते हैं तो फिर नबिया लगता तो इस तरह है कि जो दूसरी जमातों की जानिब से बातें की जा रही हैं वो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए है, लेकिन अगर मुआशी माहिरीन की बात करें तो वो यकीनी तौर पर ये जरूर कह रहे हैं कि मुल्क के जो मुआशी आशारिये हैं वो किसी सूरत भी दुरुस्त नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी तो बज चुकी है। IMF प्रोग्राम को भी हमें मुकम्मल करना है और अगले प्रोग्राम के लिए जो बातचीत है वो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो पूरी सूरत हाल पे बात करेंगे। आबिद हुसैन, माहिर मईशत, साबिक एडवाइजर वर्ल्ड बैंक, हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी अदायगियों में डिफॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि हुकूमत ने 31 से 32 अरब डॉलर्स की तमाम जरूरियात का बंदोबस्त किया हुआ है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, एक लिहाज से सही कह रहे हैं, मगर इसमें बहुत से इफ्स और बट्स हैं। ये जो 31 बिलियन की फाइनेंसिंग वो कह रहे हैं लाइन अप हुई है, उसमें IMF की फाइनेंसिंग है, उसमें इन्होंने कहा है कि जी और फ्रेंडली कंट्रीज और 2-3 बिलियन डॉलर देंगी। तो अगर वो नहीं होता फिर असम्पशन है कि जी जो इम्पोर्ट है वो करंट उसी पे रहेगा। अभी आप अगर बैनुल-अक़वामी इकोनॉमिक हालात देखें, प्रेडिक्शन है कि ऑयल प्राइसेस और बढ़ जाएंगी। ऊपर से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं इंटरनेशनल, बड़े जो हमारे एक्सपोर्टिंग जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं उन मुल्कों में रिसेशन आ रहा है, अमेरिका, यूरोप, तो काफी एक लिहाज से बॉर्डर लाइन सीन है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हमें कंजर्वेटिव होना चाहिए। ठीक है, वो सही कह रहे हैं, अगर वो सब चीजें लाइन अप हो जाती हैं तो फिर कोई ऐसा खतरा नहीं है कि हम जो हमारी कंट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज है ना, जो इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो हम उसकी अदायगी करेंगे। हाउएवर देखिए, जो दार साहब जो एक चीज नहीं काउंट हो रही, हमने IPPs की जो पेमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ, उस पे हमने मतलब पेमेंट्स डिलेज हो रही हैं, फिर वो लंदन चले जाते हैं आर्बिट्रेशन की। चाइनीज IPPs की पेमेंट्स रुकी हुई हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्होंने आगे लोन देने हैं। चाइनीज IPPs वो मेरा ख्याल लोन पेमेंट्स नहीं हो रही जी। तो एक लिहाज से अच्छा, फिर हमारी एयरलाइन की पेमेंट्स हैं जो नहीं हो रही वो सारी। लेकिन अभी सब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत जो मुआशी मामलात हैं, मुआशी मुश्किलात में हम घिरे हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं पर्दा डालती है, हमें नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात हैं। मुआशी सूरत हाल को डिस्कस कर लें, जो हम पॉलिटिकल स्टेबल नहीं हैं, तो उसमें आपको इस तरह से तो नहीं लग रहा हम 2023 में दाखिल होने वाले हैं? कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं आगे?
डालना, देखें अभी तो इतनी चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, सेंट्रल बैंक के डेटा है, आम लोगों को पता है महंगाई बहुत ज्यादा है, एलसीआं नहीं खुल रही, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो कितना को पर्दा डालेंगे। देखें हालात बहुत नाजुक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर को एक पॉजिटिव स्पिन तो जरूर देनी पड़ती है। देखें अगर फाइनेंस मिनिस्टर ही पॉजिटिव स्पिन ना दे तो फिर तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो और भी मुल्क के जो है व्यू एक ग्लूम एंड डूम होगा। बट ये है कि हालात बहुत जो है एक आप स्लिपरी स्लोप पे हैं, और लार्जली दो तीन उसकी वजूहत हैं। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इंस्टेबिलिटी इस तरह है कि किसी पार्टी में, चाहे वो पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, और कई सालों से कोई मुस्बित प्रोग्राम, रिफॉर्म प्रोग्राम नहीं है कि जो हमारे फंडामेंटल जो हमारे चैलेंजेस हैं, और 20-30 साल से जो चैलेंजेस है, पॉपुलेशन का है, क्लाइमेट का है, टैक्स का है, एक्सपोर्ट का है, खर्चे गवर्नमेंट के जो है फजूल खर्चे बहुत ज्यादा हैं, किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, और ये डिफिकल्ट है इनको काबू में लाना। और जब तक के पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होता मेजर पार्टीज में, पाकिस्तान इनको कभी एड्रेस कर ही नहीं सकेगा। आबिद साहब, पाकिस्तान को अगले 3 माह में 8.3 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां करनी है, जिसमें अगले ही माह 1 अरब डॉलर वापस करना है। तो हमारे ज़रिए मुबादला की ज़खायर 6 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पर है। ये सब मुमकिन कैसे हो पाएगा? देखें जो है कर्जा जो कमर्शियल बैंक्स का है, हमने बहुत मतलब 15 से 17 बिलियन कमर्शियल बैंक के लोन है, यूरो बॉन्ड है, सुकूक है जी। वो होता क्या है कि आप लेट्स से अभी $1 बिलियन आपने वापस किया, मेरा ख्याल सुकूक का था, फिर आप एक और नया सुकूक ले लेंगे। सो बहुत ज्यादा रोल ओवर हो रहा है। मतलब अगर कोई फॉरेन बैंक है, मतलब मैं नाम तो नहीं रह जाता, जो 4-5 बड़े बड़े बैंक है जिन्होंने हमें शॉर्ट टर्म कर्जे दिए हुए हैं, किसने 2 बिलियन, किसने 3 बिलियन, वो कहते हैं ठीक है जी आप हमें आज वो वापस करें, परसों हम आपको उसी अमाउंट का नया कर्जा दे देंगे। तो वो भी तो अपनी बुक्स पे एक प्रॉब्लम लोन नहीं लाना चाहते, क्योंकि उनको फिर अपनी बुक्स पे दिखाना पड़ेगा कि जी उनका ये लोन पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला गया, सो वो फौरन एक रोल ओवर कर देते हैं जी। हाँ, चाइना और सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट में लोगों ने कहा हुआ है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि जब तक कि आपका IMF के साथ प्रोग्राम नहीं होगा हम ये एडिशनल पैसे नहीं देंगे। देखिए उनके भी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उनके सेंट्रल बैंक में गवर्नर्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो भी तो सोचते होंगे कि जी इस मुल्क को हम कब तक पैसे देते जाएंगे। चाहे उनके लीडर्स जो हैं, जो प्रिंस हैं या क्राउन प्रिंस हैं, उनमें शायद को पॉलिटिकल एंगल होगा ये पाकिस्तान को मदद करना है, बट जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं इन मुल्कों में जो बैठे हुए हैं, वो तो यही एडवाइस करेंगे कि जी पाकिस्तान को $1 ना दे, क्योंकि ये मुल्क तो सुधर रहा तो है नहीं। हर साल हमारे पे आके भीख मांग लेता है, कभी कहता है तेल मुफ्त दे दे, कभी कहता है जी मुझे $2 बिलियन दे दें, तो वो भी तो तंग ही आए होंगे ना हमसे बार बार। और चाइना, लेकिन आबिद साहब आलमी इदारों की जानिब से हम देखें तो पाकिस्तान के लिए जो जंग क्रेडिट रेटिंग्स तो मौजूद हैं, जो डिफॉल्ट के खतरे का इजहार भी कर रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल तो यही कह रहे हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं मिलता तो फिर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ ही जा रहा है। देखिए होगा ये कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता, और मैं समझता हूँ कि बड़ा एक लिहाज से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये मतलब गुस्सा करना, ये IMF पे चढ़ाई कर देना, कोई ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बात नहीं है। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो जो बैंक्स हैं जिनसे आप रोल ओवर, कमर्शियल बैंक्स, चाहे वो स्टैंडर्ड चार्टर है या सिटी बैंक है या जो भी बैंक्स आपको $1 बिलियन, $2 बिलियन दे रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा रोल ओवर करना, क्योंकि उनके जो बोर्ड्स हैं, उनकी सीनियर मैनेजमेंट है, वो पूछेगी जी ये मुल्क को अब हम क्यों रोल ओवर करें और कर्जा क्यों दें जी। सो दे कैन कॉल इन और कहेंगे जी हम नहीं रोल ओवर करते। उस वजह से आप फिर डिफॉल्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अगर IMF नहीं होगा ना तो जितने आपके इवन मिडिल ईस्ट में जो सऊदी और UAE वगैरह हैं, वो भी बहुत घबराएंगे कि इस मुल्क का जो एक IMF की ओवरसाइट और IMF का डिसिप्लिन अगर मुल्क में नहीं होता तो वो बड़ा घबराएंगे। आबिद साहब, अगर हम बैरूनी अदायगियां रीस्केड्यूल करें और कर्ज का बंदोबस्त करें,
दोस्त ममालिक का ताउन भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि कुछ यूं भी लगता है कि जो आलमी मालियाती इदारे हैं उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी, ऐसा लग रहा है कि वो भी कुछ नाराज है। मदद हो पाएगी उनसे? नहीं, देखें, ये नाराजगी कोई पर्सनल नहीं होती जिस तरह इस मुल्क में बना रही है IMF नाराज है, फलाना नाराज है। नहीं, देखें, एक प्रोग्राम आपने IMF के साथ एग्री किया था। हर प्रोग्राम, और ये 22वां प्रोग्राम है, ये 21वां, हर प्रोग्राम की कुछ होती है कि जी आप ये करेंगे, आप टैक्स पे ये करेंगे, आप फिस्कल डेफिसिट इस तरह कम करेंगे, आप एक्सचेंज रेट को ये करेंगे, आप सब्सिडीज जो अनवारंटेड सब्सिडीज उनको हटाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप जब नहीं करते फिर वो कहते हैं जी देखें आपके साथ तो एग्रीमेंट था, फिर आप 100 बहाने निकालते हैं कि वो हमारा जी कोविड आ गया, ऐसा नहीं कर सके, फ्लड आ गए। वो कहते हैं अच्छा ठीक है जी, चलें इस प्रोग्राम को हम रीनेगोशिएट करते हैं। तो ये बड़ा नॉर्मल होता है IMF के साथ। मतलब ऑब्वियसली वो कोशिश तो उनकी हमेशा ये होती है कि जी जो भी जिस मुल्क में उनका प्रोग्राम है वो जो एग्रीड पैरामीटर्स है उस पर चलता रहे। बट अगर कंडीशंस नहीं फेवरेबल है, रिसेशन आ गया पूरी दुनिया में, फ्लड आ गया, तो वो रीनेगोशिएट या एग्री करते हैं कि जी हम प्रोग्राम के पैरामीटर्स चेंज करेंगे। जैसे अब आई एम श्योर उन्होंने फ्लड के कॉन्टेक्स्ट में एग्री कर लिया होगा कि जी फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दें ताकि फ्लड के खर्चे हम और खर्चे कर सकें। कोई नाराजगी कोई नहीं होती जी। होता यही है कि आप कहते हैं अच्छा जी मैं अक्टूबर में आपके पास एक नया प्रोग्राम लाऊंगा, फिर आप जरा लेकिन आबिद साहब जो सियासी कश्मकश इस वक्त हम देख रहे हैं वो इस बहरान को गहरा करने में कितना किरदार अदा कर रही है? क्योंकि इमरान खान तो बारह यही कह रहे हैं कि इंतखाबात कराए जाएं, इस बहरान को खत्म इमरान खान कर सकेंगे अगर वो दोबारा रीइलेक्ट हो जाते हैं। आपको क्या लग रहा है, माजी का अगर उनका एक्सपीरियंस देखें तो कोई इस तरह का कारनामा तो वो भी नहीं कर सके। मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें वो भी बहुत ज्यादा बातें करते रहे कि हम चीजों को दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन वो भी ऐसा करने में अभी तक हमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और डिफॉल्ट की बातें जो हैं वो सबसे ज्यादा इमरान खान ही कर रहे हैं। पाकिस्तान पिछले मैं समझता हूँ 30 सालों से एक क्राइसिस मोड में है। तभी तो 22 IMF के प्रोग्राम हुए 30 साल में जी। जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो टैक्स के हो गए, या ये है कि आपके इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। ये दो बड़े फंडामेंटल इश्यूज हैं आपके, उस पर किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी। अब 30 साल में आपकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल होगी। वो एक और 30 साल में जब पानी जो आधी पॉपुलेशन के लिए था अब डबल होगी पॉपुलेशन, पानी उतने को उतना ही है। वो हमारे जो चैलेंजेस हैं वो इतने बढ़ गए हैं। और किसी ये मैं बड़े मतलब आप समझे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके पास इन चीजों का हल है। बातें वो हर दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, PTI उनको करेगी, वो इनको करेगी जी PTI ने लैंड माइन रख दी, PTI कहते हैं उन्होंने जी माइंस रख दी। नहीं, किसी हुकूमत ने पिछले 20 साल से फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं की है जी। ना टैक्स के, ना ये एक्सपोर्ट्स के, ना आपके वाटर सेक्टर के, ना आपके जो है क्लाइमेट रिलेटेड, या जो भी आप समझे। पॉपुलेशन हम तो देखिए इतनी ज्यादा होगी पॉपुलेशन कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी एनवायरनमेंट जी, हम कभी वो जो है उनकी नीड्स पूरी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन, माहिर मैशियत और साबिक एडवाइजर वर्ल्ड बैंक, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो मईशत के मामलात हैं वो पाकिस्तान के किसी न किसी हद तक दुरुस्त हो पाएंगे। और इंतखाबात की बात जो इमरान खान कर रहे हैं, तो माजी में भी इमरान खान भी कोई ऐसा रोल अदा नहीं कर सके जिससे पाकिस्तान की मईशत में कुछ बेहतरी हमने यकीनी तौर पर देखी हो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फख्रे पाकिस्तान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कुछ बात करेंगे जो बैनुल-अक़वामी सतह पर तो नाम रोशन करते आ रहे हैं, लेकिन हम बारहा ये बात भी करते हैं और ये मसले मसाइल अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस भी करते हैं कि जो फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अरशद नदीम की बात करें, नू बट की बात करें, तो उन्होंने पाकिस्तान के नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक और गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग जो एक सेक्शन है उसमें भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एहसन असलम हमारे साथ हैं। थाईलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबलों में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ पे जो बात अप्रिशिएट करने वाली है वो ये है, मैं हमेशा बात करती हूँ इन नियो पाकिस्तान
कि एक टाइम था जब हम हमेशा क्रिकेट के हवाले से बात करते थे, क्रिकेट के प्लेयर्स के नाम हमें अजबर याद होते हैं, और अब ये वो दौर है सोशल मीडिया का, न्यूज़ मीडिया का, कि जो दीगर खेल है और जो खिलाड़ी पाकिस्तान से बाहर जाकर मुकाबलों में गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको उस तरह से रिकग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के इसमें क्या इकदाम है, हुकूमती सतह पर कितनी मदद की जा रही है, और दीगर जो अहम सवालात हैं वो हमारे गेस्ट से जरूर जानेंगे। एहसन असलम शेख, बॉडी बिल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट, थाईलैंड में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है उसमें गोल्ड मेडल उन्हें हासिल किया, हमारे साथ इन स्टूडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? मैं थैंक यू आपका, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, और मुझे इनवाइट करने का शुक्रिया न्यू टीवी पाकिस्तान का, और थैंक यू। पहले तो बहुत मुबारक हो। थैंक यू क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच। इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर होल नेशन, इट्स अ गिफ्ट फॉर न्यू ईयर एज वेल। तो जैसे कि नया साल आने वाला है, तो ये मेरी तरफ से पूरी कौम के लिए एक तोहफा है। जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट है ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिन हालात में हम रह रहे हैं उन हालात में इस तरह की कामयाबियां पाकिस्तानियों को मिलना, ये बहुत ज़्यादा, इसको यकीनी तौर पर अप्रिशिएट करना चाहिए। थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा, कब ये मुकाबले हुए, कौन कौन से ममालिक से लोग यहाँ पर आए, किस किस को हरा के आए हैं आप? सर सबसे पहले तो मैं आप बताना चाहूँगा, इट्स अ 39th NBBUI वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जहाँ पर हर साल जो है तकरीबन 50 to 60 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। आफ्टर कोविड समटाइम ये हुआ था कि लोगों ने आना, शिरकत करना थोड़ा सा कम कर दिया हुआ था जो स्टेट्स थी, बट दिस ईयर देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, UAE, और बहुत सारे, एग्जैक्टली सम फ्रॉम स्पेन। तो बहुत सारे प्लेयर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और किस्मत की ये बात थी कि हमारे हमसाए जो थे ममालिक, जो कि भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश हैं, उनकी पार्टिसिपेशन भी इस चैम्पियनशिप में रही। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, एज अ स्पोर्ट्समैन वहाँ पे एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि स्पोर्ट्समैन यानी कि स्पोर्ट्स एक ऐसा शोबा है जो मुल्कों को बहुत करीब ले आता है। सो मैं वहाँ पर जाकर जब दूसरे मुल्कों के स्पोर्ट्समैन से मिला हूँ, एथलीट से मिला हूँ, तो आई हैव फील वेरी वार्म वेलकम एज वेल। दे आर वेरी गुड एंड दे थिंक दैट वी आर वेरी गुड। सो ये जो क्लैश था ना वहाँ पे, बेसिकली दोनों मुल्कों में, हाँ जी, तो वो चीज जो है ना मेरे माइंड से भी काफी एक अमन का मैसेज है। वो खिलाड़ी और जो आर्टिस्ट है वो हमेशा कहते हैं कि ये अमन के अलबरदार होते हैं, मैसेंजर्स भी होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के बीच में। अच्छा, कितना चैलेंजिंग था आपकी जो ओवरऑल जर्नी थी, कितनी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ी, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कब से तैयारी कर रहे हैं? मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तकरीबन 5 साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। At that time I played on domestic level, then I played on national level. वहाँ पर ये थी कि प्रोग्रेस थोड़ी सी अच्छी थी, बट बहुत बहुत मुश्किलात आई। बीच में कोविड आ गया, कोविड के बाद क्या नाम लेते हैं, हमारा मुल्क जो है वो समटाइम डेंगू से भी समटाइम गुजरता रहा, तो आई हैव फेस्ड सो मच इलनेस एज वेल। तो लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो था वो एक चीज़ मुझे हमेशा माइंड में रहती थी कि मुझे जो है अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना है, और जो है एक इंस्पिरेशन बनकर जो है वो यूथ के सामने आता है। ठीक है। तो क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर हर बंदा जो है ना वो आजकल अपनी अपनी लाइफ के को गुजार रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके। लेकिन अच्छा, किस फेडरेशन के थ्रू आप पाकिस्तान से गए हैं? कौन सी फेडरेशन है जो पाकिस्तान को बाहर भी रिप्रेजेंट कर रही है? सर, इट्स अ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट हैं शेख फारूक साहब। ठीक है। तो उनकी फेडरेशन की तरफ से ही जो है बहुत एक्टिव रहते हैं शेख फारूक साहब, आई नो हिम पर्सनली एज वेल। तो वो जितनी मेहनत कर रहे हैं बॉडी बिल्डर्स को आगे लाने के लिए, तो उनको भी सराहना यकीनी तौर पर बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है स्टिल अभी तक बॉडी बिल्डिंग का जो स्कोप है वो बहुत बहुत कम है। बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी मैं दूसरे स्पोर्ट्स की भी अगर बात करूं, जैसे कि अभी आपने बताया नूर भट्ट साहब जो हैं, और जो हमारे अरशद भाई हैं वो भी जीत कर आए हैं। बाद में लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ये प्लेयर्स भी मौजूद है हमारे पास, ये स्टार्स मौजूद हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? मुझे पता है कि क्या मुश्किलात होती हैं, क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट तो आपको कहीं से नहीं मिलती, और जब आप इस तरह की किसी कंपटीशन में भी जाते हैं वहां पर जो
आप कह लें कि इनामात मिलते हैं वो सिर्फ मेडल्स और कप की हद तक हैं, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो पाती, उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जितनी डाइट हमें चाहिए होती है, जितनी सप्लीमेंटेशन चाहिए होती है। सर मैं सिर्फ इसके बारे में यही बोलूँगा, आई एम लकी इन दिस मैटर। मैं थोड़ा सा लकी रह गया इस वजह से क्योंकि जहाँ पर मैं काम करता हूँ, आई एम जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर, सो वहाँ पर से मुझे थोड़ी सी स्पॉन्सरशिप मिल गई। मेरी टिकट और वीज़ा जो था वो उन लोगों ने स्पॉन्सर कर दिया क्योंकि आई वाज डेडिकेटेड टू दिस स्पोर्ट्स सो मच। तो उन्होंने जब मेरा पैशन देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि लेकिन यहाँ पर ये जरूर बात जानना जरूरी है कि हुकूमती सतह पर क्या इक़दामात हो रही है ऐसे उन तमाम लोगों के लिए जो टैलेंट रखते हैं या इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं। चूंकि प्रोग्राम का टाइम कम है तो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए क्या बहुत तगड़ा खाना पड़ता है या क्या करना पड़ता है? मैम इसके लिए सिर्फ इतना शॉर्ट आंसर बोलूंगा कि हेल्दी खाएं, ठीक है। अब मैं सिंपल आपको इसका शॉर्ट एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए हम महंगी गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, हम कभी भी उसके अंदर गंदा फ्यूल नहीं डालते हैं, गंदा ऑयल नहीं डालते हैं, ठीक है। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि उसका इंजन बहुत महंगा है, हमें डर लगता है कि उसका इंजन खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली अगर मैं इसी की बात करूं कि सबसे महंगा इंजन तो वो तो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर रखा हुआ है, हम उसके अंदर गलत ऑयल भी डाल रहे हैं, गलत फास्ट फूड भी डाल रहे हैं, गलत चीजें भी डाल रहे हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आपका इंजन जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी तरफ से भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने में एक और नौजवान का इजाफा हुआ है और जो हुकूमती सतह पर मेरे ख्याल इनकी पजीराई बहुत ज्यादा हुकूमती सतह पर भी और आवाम के लिए भी कहना चाहूंगी, भाई इन लोगों को वायरल करें, इनको वायरल होने की बहुत जरूरत है। सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर जो हम अक्सर तनकीद भी सुनते ही रहते हैं। बहरहाल प्रोग्राम का ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और इस सेगमेंट में कुछ बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से, खासकर दिल की सेहत के हवाले से। अनवार, हमने देखा है कि गुजरते हुए वक्त के साथ जितने हमारे मुल्क के या ओवरऑल अगर रिसर्च देखी जाए, जायजा लिया जाए, तो है उनमें हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं या जो रिस्क फैक्टर है बढ़ चुके हैं, वो बढ़ चुका है। अच्छा रीजंस क्या है? लाइफस्टाइल है, केयर ना करना है, या जिस तरह का हमारे यहाँ खाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे डॉक्टर सालिक अहमद। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम किस्तान के लिए। क्या वजह है कि ओवर द पीरियड जो परसेंट एज है खासकर नौजवानों में हार्ट रिस्क की या हार्ट अटैक की वो बढ़ती चली जा रही है? Assalamu alaikum and a very good morning to everyone and first of all thank you very much for having me here। देखिए आजकल के जो नॉर्मल पेशेंट जो हमारे पास इमरजेंसी में हम रिसीव करते हैं, नॉर्मली वो यंग की तादाद बहुत ज्यादा है जी, और खास करके उनकी मेन जो वजूहात है, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे जो टॉप मोस्ट है जिसमें स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाइपरटेंशन है। ये चीजें ऐसी हैं जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमन कॉज जो हमारे पास अभी जो सामने आया है उसमें दो मेन कॉज ये है कि जो सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अमंग यंगस्टर्स, और दूसरी बात ये है कि जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, हमारे पास जो प्रायोरिटीज है फिजिकल जो एक्सरसाइजेज है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। ये टॉप मोस्ट कॉजेज है जिसकी वजह से स्पेशली यंग एज में दिल के अमराज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और स्पेशली जो पेशेंट हम रिसीव कर रहे हैं वो उनकी तादाद 30s और 40s में आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा, क्वालिटी जो फूड है वो भी हम नहीं खा रहे, और अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी पर भी हम लोग हाथ नहीं रोकते। कहा जाता है यकीनी तौर पर कि पाकिस्तान में खाबे बड़े मशहूर हैं, निहारियां खाते हैं, पाए खाते हैं, मगज खाते हैं, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इत्तेदाल पसंद भी नहीं है हम लोग। तो डाइट को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यकीनी तौर पर कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है, उसके बाद हार्ट के मसाइल शुरू हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली देखें, मैंने यही कहा कि हमारी जो प्रायोरिटीज है ना वो डिफरेंट है जी। बाहर एक नॉर्म्स है, एक्सरसाइज करना जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रेगुलर एक्सरसाइजेज है। जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज है जो कि एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स अ डे पर वीक, आप 5 दिन करें, 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करें, ये आपके जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, स्पेशली जो आपकी आर्टरीज का मसला है, उससे ये आपको प्रिवेंट करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे प्रायोरिटीज क्या है कि भाई हम अगर दोस्तों के साथ जाएंगे तो पाए खाने हैं, न्यारियां खानी है, स्पेशली जो डीप फ्राइड फूड है, दीज आर लाइक पॉइजन
फॉर यंगस्टर्स, और हमें ये एक बैलेंस डाइट लेनी है और उसको जो हम खाते भी हैं उसको यूटिलाइज भी करना है। तो ये मेजर आजकल के जो वजूहात हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गए स्पेशली यंगस्टर्स में। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, स्मोकिंग का जिक्र किया आपने अपनी गुफ्तगू में, तो स्मोकर हजरात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, मर्द ख़वातीन दोनों का मैं जिक्र कर रही हूँ, किस तरह से ये डैमेजिंग है लंग्स के लिए तो है ही, आपकी हार्ट हेल्थ को कितना ये इफेक्ट करता है, कितना नुकसानदेह है? देखिए, जो तंबाकू नोशी है, जो सिगरेट स्मोकिंग है, वो आपके जिस्म के हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है, जिसपे जो लंग्स और जो कार्डियक कॉजेज है वो उसके बहुत ज्यादा है। और आजकल जो एक कन्वेंशनल सिगरेट जो शिफ्ट हो गया है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे, दीज आर एज डेंजरस एज कन्वेंशनल स्मोकिंग। तो आजकल यंगस्टर्स जो हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो सिगरेट तो नहीं पीते, हम तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स है या वेप्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं। तो दीज आर एज डेंजरस एज जो कन्वेंशनल जो हम पहले स्मोकिंग करते हैं। तो डेफिनेटली इस स्पेशली जो यंग एज में हमारे पास जो मेजर हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें और तो कुछ भी नहीं है, बस हम सिर्फ सिगरेट पीते हैं और तंबाकू नोशी करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज स्पेशली इन यंगस्टर्स। 30s में हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन पेशेंट्स जो हम रिसीव कर रहे हैं मेजर हार्ट अटैक के साथ इमरजेंसीज में। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अवामी सवाल है, मैंने भी बहुत ज़्यादा दफ़ा देखा है, कुछ लोगों ने भी मेरे से डिस्कस किया है, जब हम सड़क पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कुछ रिक्शों के पीछे इस तरह के एड्स लगे होते हैं कि सर्जरी से पहले एक बार ये नुस्खा ट्राई करें, उसको सुन्नत नबवी से भी जोड़ा जाता है, कुछ पेस्ट मार्केट में दस्तयाब हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे? मिथ है, रियलिटी है, वो इस्तेमाल करने चाहिए, ऐसा रिस्क कोई लेना चाहिए किसी भी टोट करते हुए एक ऐसे मसले में जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है? देखिए अनवर, बात यह है कि जो इस टाइप की जो मेडिसिन होती हैं या जो पेस्ट होते हैं ये रिसर्च बेस्ड नहीं होते जी। हमारे पास पेशेंट इस टाइप के जो आते हैं वो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि ये यूज करके आए हुए होते हैं, और उनमें ये होता है कि उनमें जिगर और मैदे की जो खराबियां हैं वो ज्यादा हो जाती है। फिर उनके लिए न हम एंजियोप्लास्टीज कर सकते हैं जो कि शरियानों को खोलने का एक प्रोसीजर होता है, नहीं उनमें फिर बाईपास या कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट कॉमन पब्लिक की यही होगी कि फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट यूज दीज थिंग्स। हाँ, आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में एक डाइटरी चीज़ों के लिए आप एक लिमिटेड मिकदार में यूज कर सकते हैं फॉर टेस्ट एंड अदर पर्पस, बट नॉट फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। ये मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट होगी। ठीक डॉक्टर साहब, जितने भी हेल्थ इश्यूज पर हमने आज तक बात की है, नंबर 1 जो बात डॉक्टर्स करते हैं और एक ही पेज पर होते हैं वो बात होती है लाइफस्टाइल के हवाले से। बहुत सारे लोग अनअवेयर होंगे या नहीं समझते होंगे, वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन जब हम लाइफस्टाइल का जिक्र करते हैं तो इससे मुराद क्या है? इसमें अच्छी नींद भी आ जाती है, मुनासिब वर्जिश भी आ जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिसका हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ख्याल रखना है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी एडवाइस यही होगी आसान अल्फाज में कि काइंडली शिफ्ट योर फूड फ्रॉम एनिमल बेस्ड टू प्लांट बेस्ड फूड। जैसे प्लांट बेस्ड में फ्रूट्स में क्या आता है, जो आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं, आप काइंडली उनकी मिकदार ज्यादा कर दे रादर देन एनिमल फूड्स लाइक बीफ है, मटन है, जो फ्राइड फूड है, इनका यूटिलाइज आप करें, डेफिनेटली करें, इनके अपने हेल्थ बेनिफिट हैं, लेकिन वो उनकी क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए। प्लांट बेस्ड फूड्स की आपकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, चाहे आप कोई भी घर के खवातीन हैं वो जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज करती हैं, उनमें आप कोशिश करें कि जितना एक्टिव हो सकते हैं उसमें एक्टिव रहें, ये ज्यादा बेनिफिशियल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन हम देखते हैं कि जो दिन का आगाज है वो तो होता ही नान चनों के साथ है। जब तक खाने के ऊपर तरी ना मौजूद हो, उस खाने को तो अच्छा ही नहीं समझा जाता। तो लाइफस्टाइल चेंज होता तो पाकिस्तानियों का, लाहौरियों का किसी सूरत भी दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर साहब, हम तो यहाँ पर मछली भी शोरबे वाली इस्तेमाल करते हैं, जो पूरा वेस्ट जहाँ पर ग्रिल फिश का इस्तेमाल करता है, हम तो उसको भी शोरबे में और तेल के साथ बनाकर खाना पसंद करते हैं, जिसके इतने सारे फायदे हैं। देखिए, बात यह है कि हमारी जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है, स्पेशली जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो एरियाज हैं, ये वैसे ही एक रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के हवाले से। उसका मेन फैक्टर ही ये है कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हमें नाश्ते में हैवी पराठे खाने हैं, पाए खाने हैं, न्यारियां खानी है। तो देखिए, यही चीजें जो है हमें डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम वेस्ट पॉपुलेशन। हमारे यहाँ जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो शुरू हो जाती है 50s में, 40s में, वी कंसीडर आवरसेल्फ एज ओल्ड एज। बाहर के जो वेस्ट कंट्रीज है, यहाँ स्टार्ट ऑफ अ मिडिल एज ये है।
तो डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ के हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम हो गई है। पाकिस्तान, इंडिया और जो नेपाल, जो बांग्लादेश, ये जो कॉन्टिनेंट है, इस पे ये वैसी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट्स ही बिल्कुल भी चेंज है। मेरी रिक्वेस्ट कॉमन पब्लिक से यही होगी कि स्पेशली आप एटलीस्ट जो है ना अपने आप को एक्टिव रखें, आप अपने आप को बैलेंस डाइट रखें। इस पे कोई इनकार नहीं कि भाई आप बिल्कुल जो है ना वो उबला हुआ खाना खाएं। हाँ, आप उनकी क्वांटिटी कम कर दें और कोशिश करें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या जो प्लांट बेस्ड फूड्स है ना उनकी यूटिलाइजेशन ज्यादा करें। ठीक है डॉक्टर, ये बताइएगा हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, किस तरह से फील होता है? क्योंकि जब भी हम देखते हैं किसी को अगर सीने में दर्द है या कमर में जकड़ाव फील होता है तो हम सिर्फ यही कहते हैं कि स्प्राइट पी लें, काले नमक का इस्तेमाल करें। क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बाद डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? और अगर आपको ये किसी शख्स को फील हो गया कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है या कोई इस तरह का मसला हो रहा है, फौरन क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी हार्ट अटैक से पहले एक छोटी सी एडवाइस ये होगी कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी एटलीस्ट जो 30s में हमारे जो यंगस्टर्स हैं या 40s में एटलीस्ट अपनी स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। जैसे हमारे यहाँ कराची में जो कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब है, उनके डिफरेंट चेस्ट पेन यूनिट्स खुले हुए हर जगह पे, पूरे कराची में और डिफरेंट जगहों पे। तो एटलीस्ट जब भी आपको चेस्ट पेन होता है या थोड़ा सा चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, लाइक आपको चेस्ट हैवीनेस थोड़ी सी, एटलीस्ट प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट टेक इट लाइटली। क्योंकि हमारे पहले ये होता था कि भाई जो हार्ट अटैक है वो ओल्ड एज में होता है, ऐसी कोई नहीं है। ये नाउ अ डेज इट्स लाइक अ मिथ। हमारे पास पेशेंट 30s में आते हैं, उनको वो मानने के भी इनकार कर देते हैं कि भाई ऐसी भी कोई चीज है। तो फॉर गॉड सेक एटलीस्ट अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। अगर कोई सा भी आपको चेस्ट पेन होता है तो आप एटलीस्ट जो करीबी हॉस्पिटल है उनसे आप एटलीस्ट जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है उससे आप अपनी स्क्रीनिंग जरूर करवाएं, ताकि जो मेजर हार्ट अटैक है उनसे आप बचा जा सके, आपकी जिंदगी बचाई जा सके। डॉक्टर साहब, जो लोग एक बार सर्जरी करवा चुके हैं वो कितना रिस्क फैक्टर पर होते हैं? किन चीजों के हवाले से एहतियात करना बहुत लाजमी हो जाता है? देखें, जो स्पेशली जो कार्डियोवास्कुलर हवाले से जो सर्जरीज करवा चुके हैं उनमें हम सबसे ज्यादा जो है ना उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि देखो उनको एक हार्ट अटैक हो चुका है और तो दूसरे हार्ट अटैक होने के चांसेस नॉर्मल पर्सन से ज्यादा होते हैं। एक चीज ये है कि वो डॉक्टर जो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वो मेडिसिन उनको टाइम पे लेना बहुत जरूरी है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी बात ये है कि टाइमली डॉक्टर्स को दिखाना। तीसरा, अपने लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंजेस करना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हम जो आम प्रैक्टिस देखते हैं उसमें यह है कि जो भी लोग हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार हैं उनके लिए तो यकीनी तौर पर बहुत खतरनाक सूरत हाल रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वो टोटकों पर ही सर्वाइव कर रहे होते हैं। अनवर, बात यह है कि जो हाइपरटेंशन है ना, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या लेमैन में कहते हैं कि भाई दिस इज द साइलेंट किलर। बिकॉज जो पेशेंट हाइपरटेंसिव होते हैं उनके कोई ऐसे मेजर सिम्टम्स नहीं होते अनटिल अनलेस भाई कोई ऐसे सिम्टम हो गए या स्ट्रेसफुल कोई इवेंट हो गया जिसमें हमने ब्लड प्रेशर चेक करवाया और मेडिसिन खा ली, देन हम ये समझते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। आपका वंस ब्लड प्रेशर अगर पीक लेवल पे पहुंच गया है तो आपको मेडिसिन खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो आपका कंट्रोल नहीं होगा इट्स लाइक अ साइलेंट किलर। वो आपके ऑर्गन डैमेज, आपके गुर्दों पे इफेक्ट करेगा, आपके दिल पे इफेक्ट करेगा, आपके जो बाकी ब्रेन पे इफेक्ट करेगा, आपको फालेज का अटैक भी हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इस पे आपको मेडिसिन टाइमली लेनी है, सॉल्ट का जो है ना वो मिकदार कम से कम रखनी है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जिक्र किया है, फिर स्ट्रेस के ऊपर भी आ जाते हैं। बहुत सारी बीमारियों की जो जड़ है, जो रीजन है, वजह है, वो स्ट्रेस को भी कहा जाता है। बॉडी कब स्ट्रेस में जा रही है, मेंटल फटीग आप कब हो रहे हैं, इस चीज का ख्याल कैसे रखना है, रिलैक्स करने का क्या मेथड हो सकता है, कुछ अवेयरनेस के हवाले से कुछ गाइड कीजिएगा। देखें, जो स्ट्रेस है ना उसका सबसे दो मेन रीजन ये है कि भाई आपको व्हेनेवर यू फील स्ट्रेस तो दो चीजों का आपको सबसे ज्यादा ख्याल करना है। एक ये है कि आपकी जो टाइमली जो नींद है ना वो पूरी होनी चाहिए। दूसरा, मैंने अल्टरनेट बात ये है कि भाई आपकी फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हैं ना, तो फिजिकल एक्सरसाइज इटसेल्फ रिड्यूसेस योर स्ट्रेस लेवल। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं इससे आपका डिप्रेशन भी कम होता है, इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। और
देखिए एक्सरसाइज के बहुत सारे फवायद हैं। आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, आपकी शुगर जो लेवल है बॉडी में वो भी कम होगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। ये सारी चीजें आपको एक्सरसाइजेज में है। तो जब भी आप स्ट्रेस में हो, अपनी एक्सरसाइज जो है ना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें और आप अपनी नींद पूरी करें। इससे आपके जो इवेंट है, जो कार्डियोवास्कुलर इवेंट है, वो आपके कम से कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सालेक अहमद, कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। का यही कहना था कि हमें अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्ट्रेस फ्री लाइफ की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ हम बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत स्ट्रेस भी ले रहे होते हैं, बहुत सारे कामों की टेंशन है, एंजाइटी है। एग्जैक्टली। तो प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं। हैकर्स ने नाजरीन दुनिया भर के 40 करोड़ से ज्यादा ट्विटर सार्फिन का डाटा डार्क वेब पर फरोख्त करने के लिए रखती है। और जो मौजूदा दौर है, इसमें किसी भी अहम इदारे की वेबसाइट हो या अहम शख्सियात की वीडियोस हो, ऑडियो टेप्स लीक हो या फिर उनके बैंक सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, वो हैक होना अनवार कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं। ये कोई बड़ा टास्क अब नहीं रह गया और ऐसा कोई हफ्ता भी नहीं हम देख रहे हैं जो गुजरा हो जब हैकर्स किसी भी सर्वर से डेटा डार्क वेब पर बड़ा डेटा लीक ना कर रहे हो। डार्क वेब पर हम देख रहे हैं कि हैकर्स के जरिए बराए फरोख्त के तौर पर रखे गए डाटा में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और भारत की वजारत इत्तलात और नशरियात समेत कई ऐसी अहम शख्सियात हैं जिनके ईमेल्स और मोबाइल नंबर भी शामिल। और फिर हैकर्स ने ट्विटर के इंतजामिया को धमकी भी दी है। ये कौन से हैकर्स हैं जितने बड़े बड़े लोगों को अनवार धमकी भी दे रहे हैं, ब्लैकमेल भी कर रहे हैं कि अगर वो दुनिया भर की हुकूमतों की जानिब से जुर्मानों से बचना चाहते हैं तो ये फिर डाटा वो खुद ही खरीद ले, वरना फिर उन्होंने पहले ही इस डाटा को फरोख्त करने की पेशकश कर दी है। बिल्कुल, डाटा चुराने वाले हैकर्स ये दावा भी कर रहे हैं कि जो चुराया गया डाटा है वो 2021 से 2022 के दरमियान का है। इस गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी माहिरीन के हवाले से कहा गया है कि 2021 में ट्विटर के सर्वर में खराबी आई थी। सर्वर की दुरुस्ती तक हैकर्स ने अपना काम दिखा दिया, तो उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। बिल्कुल। और दूसरी जानिब ट्विटर इंतजामिया की जानिब से अब तक इस हवाले से किसी किस्म की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई है। इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है इन स्टूडियोज आईटी एक्सपर्ट आसी साहबेजा साहब। सो ये जो फोन अब हमारे हाथ में मौजूद है, इससे बहुत सारा डाटा लीक हो सकता है, ब्लैकमेलिंग हो सकती है बड़े बड़े नामों को। ये जो पूरी हम खबर शेयर कर रहे हैं, तो आने वाला वक्त काफी चैलेंजिंग, काफी मुश्किल हो सकता है टेक्नोलॉजी की दुनिया के हवाले से। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया कि हम इस चीज के पीछे ना छुपें। चाहे हम एक आम इंसान हैं, हम एक बैंक में काम करते हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कि हमें टेक्नोलॉजी का नहीं पता। हम टेक्नोलॉजी से नाबल्द हैं और हमें इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में अगर आप मेरे टारगेट नहीं हैं तो आपके साथ उठने बैठने वाले लोग मेरे टारगेट पे हैं। तो मेरे लिए सबसे आसान ये है कि मैं आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप को हैक करके उसके थ्रू अटैक्स अपने लॉन्च करूं। और पिछले कई सालों में बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी ये करती जा रही हैं। और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हाई नेटवर्थ इनकम के लोग हैं, पिछले कई सालों में उन्होंने IRS को भी रिपोर्ट कई दफा नहीं किया। इवेंचुअली हैकर्स के थ्रू हमें पता चला कि उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों से, जिसको हम आम जुबान में भत्ता कहते हैं, ब्लैकमेल कहते हैं। इतना ही आसान है ये ब्लैकमेल करना, हैकिंग सिस्टम के अंदर घुसना, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा? जी, ये कॉम्प्लिकेटेड उसके लिए है जो इन चीज़ों से दूर रहना चाहता है या रह सकता है। लेकिन हर साल जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इस तरह के बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैकाथॉन्स भी करवाती हैं, हैकिंग इवेंट्स भी करवाती हैं। और एप्पल, जिसके बारे में कहा जाता है कि एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ हैं। विद इन 10 सेकेंड्स एप्पल का बिल्कुल लेटेस्ट जो फोन है वो लोगों ने आपके सामने बगैर उसको टच किए हैक किए। और लोग ऐसे हैं, बड़े गिफ्टेड लोग हैं जो अपनी अच्छी, ये बहुत सारे लोग अच्छी सलाहियत को गलत तौर पर, क्योंकि वो फिर इन कंपनीज को कहते हैं कि ये हमें एक प्रॉब्लम आपके सिस्टम में नजर आई है, आप इसको पैच कर लें। कंपनीज भी इसमें अनवार एक दूसरे को दबोने के लिए या आगे जाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही हैं। ये बड़ा मुश्किल होगा कहना। उसकी वजह यह है कि कानून को अगर जरा सा आइडिया भी हो जाए कि अगर ये कंपनी इसके पीछे कोई इन्वॉल्व है
तो ये ऐसा ही है कि आपने एक न्यूक्लियर बॉम्ब अपने ऊपर खुद ही इट कैन बी, आई मीन दैट प्रॉब्लम माइट स्टिल बी देयर, लेकिन मेरा ख्याल है कि कंपनीज की बजाय ये ज्यादातर इंडिविजुअल्स हैं जो जिसमें हम दो तरह के अल्फाज यूज करते हैं, वाइट और ब्लैक हैकर्स। जो वाइट हैकर्स हैं, पाकिस्तान में कई लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए हैं कंपनीज को ये बताने में कि आपके फलाने सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आप इसको ठीक कर लें। वो एक छोटी सी जो प्रॉब्लम, जो अभी आपने ट्विटर की बात की, तो ये एक बग था ट्विटर के अपने कोड के अंदर जिसको एक्सप्लॉइट किया आपके हैकर्स ने, और उसको वो डेटा उन्होंने सारा यकीनी तौर पर एक संगीन मामला है। और अभी जो हम पेशरफ्त इसमें देख रहे हैं ट्विटर के हवाले से, आपको क्या लग रहा है ट्विटर को कितना नुकसान हो सकता है? जी, ट्विटर को सबसे पहले तो ये कि सबसे जो हैकर्स ने भी उसका हिंट दिया वो ये है कि यूरोपीय जो यूनियन की कमीशन है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है प्राइवेसी के मामले में। तो पिछली दफा फेसबुक को भी तकरीबन $250 मिलियन से ज्यादा का फाइन हुआ था। इस दफा भी चांसेस हैं कि अगर यूरोपीय यूनियन का कमीशन जो है वो ये इसके ऊपर करता है तो वो इसको फाइन करेगा कि आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। बाय लॉ 72 घंटों के अंदर अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कमीशन को बताना होता है कि हमारे सिस्टम्स या हमारा डेटा ब्रीच हुआ है और हमारा कुछ डेटा लीक हुआ है। दे हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट बॉडीज कि ये ऐसा हुआ है, लेकिन वो बाज दफा नहीं करते। जैसा बचना कितना आसान है? फॉर एग्जाम्पल आम आदमी को तो इससे शायद ही कम नुकसान हो, या आम आदमी को शायद कोई ब्लैकमेल करके कुछ हासिल भी करना चाहे, लेकिन जिस तरह की हमने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज का जिक्र किया है जिनका नाम भी है, वो लोग ज्यादा आसानी से ब्लैकमेल भी हो सकते हैं। तो हैक ना हो आपका डाटा, उस हवाले से भी क्या कुछ टूल्स हैं या कोई एहतियात है या कैसे इससे बचना है? जी, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि ये बात मेरा ख्याल है थोड़ी सी चाइल्डिश होगी ये समझना कि आम बंदा जो रिक्शे में बैठा हुआ बंदा है ना, ही इज वल्नरेबल। ठीक है। और वो वल्नरेबल ऐसे है, वो उबर चलाता है, वो करीम चलाता है, करीम में बैठने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सारे रिक्शा चलाने वाले नहीं हैं, वो सारे करीम चलाने वाले नहीं हैं। वो सारे लोग उस बंदे के एक्सपोज्ड या कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइस की वजह से एट रिस्क हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इसको इस तनाजुर में देखें। मुझे उस बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीबडी जो उसके साथ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने करीम के सारे सिस्टम्स को मैंने कहा कि मुझे फलाना जो ड्राइवर है वो हमेशा इस रूट से जाता है, इस रूट से जाता है, मैंने उसका जो मोबाइल फोन है वो हैक करके उसका जो माइक है उसको कंट्रोल में रख लिया है। जो बंदा भी आप देखें कि करीम में आप बैठते हैं और आप बैठते साथ फोन मिलाते हैं और बात करना शुरू हो जाते हैं कि चले मेरा सफर अच्छा गुजर जाए, यू आर एट रिस्क ऑफ बीइंग compromised not because of your own inabilities, just because कि आप एक ऐसे environment में हैं जो सेफ नहीं है और आपको नहीं पता कि आपका तो सिस्टम ठीक है लेकिन आप जिस जगह पर हैं। तो पहले तो एक हमें ये क्लैरिटी तो जो सबसे ज्यादा भी हम नाम सुनते हैं वो डार्क वेब का सुनते हैं, लोगों को उसके बारे में भी आगाही नहीं है, उस पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, डार्क वेब को सिंपली आप ये समझ लें कि एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड है इंटरनेट की, और जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी डेली की सूरत में होती है। वो एक आम ब्राउजर से आप नहीं जा सकते, उसकी वेबसाइट्स का लिंक आपको नहीं पता, चलाने वाले लोग अननोन है, उनको चलाने वाले सब लोग जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो जितने भी मरे हुए लोग हैं उनकी आइडेंटिटीज बहुत सारे लोगों ने उसको अस्यूम कर ली है। आप वो अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर्स उनके डिफरेंट हैं, वो आम तौर पर आपके आसपास चल भी रहे हों। इसकी सिंपल मिसाल माफिया की है कि माफिया के लोग आपके पास से भी चले जाएं तो आपको तो नहीं पता चलेगा, नॉर्मल दिखने में भी वो एक जैसे लगते हैं। तो डार्क वेब पे भी जो लोग हैं वो बहुत सारे यंग बच्चे भी उसमें हैं। आपको घरों में बैठे हुए पेरेंट्स कहते हैं कि यार मेरा बच्चा खराब नहीं हो रहा, बाहर नहीं जा रहा, लेकिन वो जो घर में बैठकर जो कुछ कर रहा है वो आपको नहीं पता। और वो इतना, और पिछले कई सालों में बहुत सारे बच्चे जो है 19 साल के 20 साल के, उनको उम्र कैद की हद तक जो है वो सजाएं मिली हैं सिर्फ इस वजह से कि वो कंप्यूटर पे बैठ के ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो बहुत अच्छा। एजाज साहब, जैसे कि हमने देखा है ऑन सोशल मीडिया, सेलिब्रिटीज हैं या अगर कोई आम शख्स है उसका अगर अकाउंट हैक हो जाता है या एक ही किसी शख्स के नाम से डिफरेंट अकाउंट्स बने होते हैं, फिर उसको अपने मतलब के लिए भी लोग यूज कर रहे होते हैं। आजकल तो बहुत सारे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो इस तरह के जो लोग इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ हमारा FIA कितना स्ट्रॉन्ग कानून रखता है? कोई कार्रवाई होती है? उन तक पहुंचना क्या आसान है?
जी आसान ज़रूर है, लेकिन FIA का जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो मैंने कई दफ़ा उनके साथ इंटरेक्शन के थ्रू पता चला है कि दे आर अंडर रिसोर्स्ड। आप आज भी चले जाएं, आपके जितने भी आम लोग हैं वो FIA के इदारे जो साइबर क्राइम विंग है वहाँ पर वो मौजूद होंगे कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेगम, उसके इंस्टाग्राम ना सिर्फ हैक हुए हैं, उनकी तस्वीरें हुई हैं। ये सारे आम प्रॉब्लम्स हैं, आम लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। और FIA अनफॉर्चुनेटली, आई वुड से इट्स अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो इन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत बड़े बड़े जो जुराइम हैं उन तक पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि देयर इज ओनली सो मेनी रिसोर्सेज FIA के पास हैं, और वो उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल हैं जिनके खिलाफ। तो मेरा ख्याल है इसमें दोनों चीजें, हमें कानून साजी बड़ी सख्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा कि आप कहें कि मुझे तो टेक्नोलॉजी का नहीं पता, मैं तो ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं, मैं तो एक बैंकर हूं। हर बंदा ये एक टिकिंग बॉम्ब है। अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए इस मामले में। अब मैं अपना भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जिस तरह से आपको एक रैंडमली फोन कॉल आता है, आपके किसी कजन का या दोस्त का कोई मसला बता दिया जाता है और फिर आपसे पैसों की डिमांड की जाती है। मेरे फैमिली में इस तरह से काफ़ी केसेस हुए, मुझे काफ़ी कॉल्स आई। फिर जो बैंक इंतजामिया की तरफ से कुछ कॉल्स की जाती हैं कि आप अपने डिटेल्स शेयर करें, अकाउंट शेयर करें, उसको किस तरह से देख रहे हैं? अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाकया हो जाए, राइट सोर्स क्या है? पुलिस के पास जाएं, साइबर क्राइम विंग के पास जाएं, FIA के पास जाएं? कोई डायरेक्ट सोर्स इस तरह का बनाया गया है अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए? जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले जो मेरा ख्याल है काम, आपने भी पहले सवाल किया कि लोग पासवर्ड्स को कैसे करें, अपने बैंकिंग इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले आपने, हर इंसान ने एक हेल्थी अमाउंट ऑफ डाउट अपने अंदर क्रिएट करना है। जी, इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपने अगर अपने आप को सेफगार्ड करना है तो आपको डाउट और ये चीज अपने अंदर लानी है कि ये जो कॉल आ रही है, इवन इफ ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माय बैंक इज कॉलिंग मी, व्हाई इज ही कॉलिंग मी? जी, क्या इसको मुझे कॉल करने की जरूरत थी? क्या ये ऑथोराइज्ड है? तो वो उसका सिस्टम क्या है? बैंक के पास क्या क्या चीज मेरी ऑथोराइज्ड होती है, क्या चीज नहीं होती है? तो वो मुझसे अगर इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इज देयर अनदर वे मैं इसको ये इंफॉर्मेशन, तो आपने डाउट पहले सबसे पहले जो है ना अपने लेकिन अवेयरनेस नहीं है। मैंने देखा लोग बड़े आराम से डिटेल्स शेयर कर देते हैं। मेरे दोस्त के साथ अभी थोड़े दिन पहले वाकया पेश आया है और उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए उन्होंने फौरन ट्रांसफर कर लिए। पाकिस्तान जैसे ममालिक जहां पर अथॉरिटी को बहुत अच्छे तरीके से, हम अथॉरिटी के सामने सरे तस्लीम खम कर देते हैं। आप देखें जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी आप इंटरनेट पे बैठ के लोग बातें कर रहे हैं, द मोमेंट अथॉरिटीज उन तक पहुंचती हैं तो वो ऐसे वो बड़ा आराम से, पाकिस्तान में ऐसा है, बाकी दुनिया में हमारे मुल्क में भी ऑडियो लीक का सिलसिला जारी है। अब आपको लगता है कि जो आने वाला टाइम, और ये डार्क वेब का हमने तस्करा किया है और जो डिटेल्स आप शेयर करें, दीज ऑल आर वेरी शॉकिंग, तो जो आने वाला टाइम है, हमारे जितनी भी अहम मीटिंग्स हुआ करेंगे या जो अहम मामला हुआ करेंगे, डू यू थिंक कि अब वो फोन के बगैर हुआ करेंगे, तमाम तरह के जो डिवाइसेस हैं उनको परे रखकर हुआ करेंगे? जी, मुझे देखें गवर्नमेंट के लेवल पर क्या पॉलिसीज और उसको किस हद तक इंप्लीमेंट किया जाता है उसका मुझे नहीं अंदाजा। एक बात मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे आम लोगों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था व्हेन इट कम्स टू आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। वो इसी चीज के पीछे छुपते रहे कि यार ये टेक्नोलॉजी, हम तो सादा बंदे हैं, हमारे तो फोन भी हमारे असिस्टेंट्स और सेक्रेटरीज यूज करते हैं। लेकिन थैंकफुली ये जो रूड अवेकनिंग मिली है, इससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और अल्लाह करे कि हो, और जिसमें कानून साजी, उसके साथ साथ हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ फिर हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको एम्पावर किया जाए इन अनासर को अभी से दबाने का। पाकिस्तान, अच्छी बात यह है कि तालीम की कमी की वजह से अभी तक ये जो हाई टेक क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं ये कम है। लेकिन ये बड़ा आसान है लोगों के, अभी जितना ट्विटर का डेटा हैक हुआ है, सबसे जो बड़ा यूज केस है वो आपकी क्रिप्टो, जितने भी आपने पैसे रखे हुए हैं, आपका यू आर एट रिस्क, और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी। अच्छा, कोई शख्स अगर आपकी विलिंगनेस के बगैर वीडियो बनाता है, बहुत बार हमने देखा है कि ट्रैफिक में कोई मामला हो जाए, कोई हादसा हो जाए, हर एक के हाथ में फोन होता है, लोग वीडियो बना लेते हैं, किसी आप इवेंट में जाएं, तो ऐसे शख्स के लिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो या मेरी तस्वीर कोई बनाकर पोस्ट करे। तो ऐसे इंसान के खिलाफ अगर मैं कोई कार्रवाई करना चाहूँ या कोई एक्शन लेना चाहूँ, क्या किया जा सकता है और क्या रास्ता है, क्या तरीका है? देखें, FIA हमारे पास पाकिस्तान में FIA सबसे इमीडिएट एक आपके पास वो रास्ता है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उतना ही फाल है, उससे ज्यादा फॉल मैं फिर ये समझूंगा कि जो आप फेसबुक या ट्विटर, जहां पर भी आपकी वीडियोस अनफॉर्चुनेटली लीक हुई हैं, आप उन लोगों को रीच आउट करें,
थैंकफुली दे हैव वेरी गुड ऑटोमेटेड सिस्टम्स एंड ह्यूमन इंटरवेंशन वाले सिस्टम्स हैं इन प्लेस। और आपकी वीडियो आपकी इजाजत के साथ भी बनी थी, लेकिन अब उसकी जो इशाअत है वो आपकी इजाजत के बगैर नहीं होगी। तो आप यू आर फुल कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग जो आपसे रिलेटेड है। तो ये एक अच्छी बात यह है कि आप इन सिस्टम्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें। फेसबुक को कैसे रीच आउट करना है, ट्विटर को कैसे अपना जो मुद्दा है, जो प्रॉब्लम है वो आपने बतानी है और उसको फॉलो अप करना है, बार बार। और FIA जैसे मैंने कहा उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनसे ज्यादा अच्छा जो मोड है वो ये होगा कि आप सोशल मीडिया नेटवर्क्स उन पर जाएं और उन पर जाकर तो जो यूरोपीय यूनियन के कवानीन का भी आपने जिक्र किया, प्राइवेसी से रिलेटेड जो उनके कवानीन है काफी सख्त हैं। अब जिस तरह से डाटा लीक हुआ है, कितना प्रेशर डेवलप हो सकता है इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर? ट्विटर की अगर बात करें या किसी भी सोशल वेबसाइट की, सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें, जिस तरह से कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, सुंदर पिचाई उसमें शामिल है, सलमान खान शामिल हैं, तो वो क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ट्विटर के खिलाफ? देखें वो डेफिनेटली उनके पास एक राइट है, लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करूं, दिस इज बिजनेस एज यूजुअल। ये डेली इस तरह के प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, पता चल रहे हैं और एवरीबडी नोज के दे आर एट रिस्क। और ये कुछ चीजें नजर आ जाती हैं क्योंकि इसमें नाम बहुत बड़े बड़े थे और नंबर बहुत ज्यादा थे। ये पिछले 1 साल से डेटा जो है ये पुराना है और उसको जनवरी 2022 में पैच कर दिया गया था। ट्विटर की तरफ से जो बग था वो रिमूव कर दिया गया था, तो ट्विटर की तरफ से ये मामला खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अब बॉल जो है वो इलॉन मस्क के कोर्ट में है कि वो पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करने के लिए क्या वो पैसे दे के ये डेटा खरीद लेते हैं। लेकिन इसमें देखें हमेशा की तरह ये प्रॉब्लम भी है कि कल को कोई और बंदा डेटा ब्रीच करेगा, कुछ डेटा लेगा और उसके बाद उसको ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये तमाम मामला, शॉकिंग भी है, कर रहे थे हमारे साथ। बहरहाल बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले आपके साथ एक रिपोर्ट, एक पैकेज शेयर करेंगे। आज़ाद कश्मीर की NGO है हेल्पिंग हैंड्स, जो बच्चियों को टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए क्या इकदाम उठा रही है, तो आइए रिपोर्ट देखते हैं। कालीन हो तो कश्मीर के, नमदे और अखरोट की लकड़ी पर नक्शो निगार, कश्मीरी दस्तकारों के हाथ के इस जादू की दुनिया भर में धूम है। गत्ते से खूबसूरत शो पीस यानी पेपर माशी की सनत तो कश्मीरियों की पहचान है। गुज़िश्ता 75 बरस में ये तमाम सनतें मादूम हो गई थी, लेकिन हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट ने कश्मीरी खवातीन के लिए रियासत भर में सेंटर्स कायम किए। इन्हीं सेंटर्स में से एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर हटिया बाला में भी मौजूद है, जहाँ खवातीन को 10 मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं। हम थ्रेडिंग सीख चुके हैं, फेशियल, मास्क और हम लोग पार्टी मेकअप कर रहे हैं। ज़्यादातर जो है हम लोग पार्लर्स पे हमें नहीं जाना पड़ता, हम खुद से इस काबिल हो गए कि हम अपना मेकअप खुद कर सकें। सिलाई कढ़ाई, पश्मीना शॉल की तैयारी, कालीन बाफी, नमदों और गब्बों की तैयारी, पेपर माशी की तरबियत जैसे मुफीद कोर्सेज भी शामिल हैं। इन सेंटर्स में खवातीन के तैयार करदा नमूनों को फरोख्त भी किया जाता है, जिसकी फरोख्त से खवातीन को खतीर रकम भी हासिल होती है। जिस तरह एक मुखैर इदारा खवातीन को बाइख्तियार बनाने और कश्मीरी सनत को जिंदा रखने के लिए कोशिशें कर रहा है। पढ़ी लिखी खवातीन तो कहीं ना कहीं कोई जॉब मिल जाती है। उन खवातीन को जो घर बैठी हुई हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उनको ज़्यादा प्रेफर करता है। उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं और उसके बाद जो बच्चियाँ सीख जाती हैं उनके लिए हम बाकायदा उनको किट्स देते हैं, जिससे वो घर पर जाके अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। स्किल देने के बाद हम उनको छोटे मोटे कर्जे भी देते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने के लिए बाकायदा किट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मशीन होती है, सुइयाँ, नलकियाँ, धागा, कपड़ा, ये सारा ट्रेनिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। और ड्यूरिंग कोर्स भी सारा ट्रेनिंग मटेरियल हेल्पिंग हैंड खुद देता है बच्ची को। इस जरूरत इस अम्र की है कि सरकारी सतह पर भी ऐसे ही इदारे कायम किए जाएं, ताकि रियासत को एक बार फिर अमीर तरीन रियासत बनाकर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया जा सके। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां कराची टेस्ट का सिलसिला इस वक्त जारी है। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड और नबीहा, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमेशा की तरह आज भी पाकिस्तानी टीम काफ़ी मुश्किलात का सामना करती दिखाई दे रही है।
पहला सेशन अभी आज आखिरी रोज का जारी है, जिसमें 103 रन पर हमारे 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। बाबर आजम भी जा चुके हैं, सरफराज और इमामुल हक इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और सारी उम्मीदें इस वक्त सरफराज से वाबस्ता है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने 3 रन स्कोर किए थे और इमामुल हक जो है आई गेस 54 के करीब पहुंच चुके हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, तो उन्हीं से पूरे मैच के ऊपर तज्जिया ले सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आज का भी आप मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल जो सूरत हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान के अभी भी पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 71 रन की जरूरत है और 107 रन पर 4 विकेटें गिरी हुई हैं, तो पाकिस्तान शदीद तरीन मुश्किलात से दोचार है। पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान कभी भी एक साल के अंदर या एक सीजन के अंदर 4 लगातार टेस्ट मैच नहीं हारा। अगर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान हारता है तो 5वीं शिकस्त होती है। तो मेरे ख्याल में वो जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आ गया और इससे पाकिस्तान क्रिकेट में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, तो सवालात तो खड़े होते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलियन सिस्टम आया है तो पाकिस्तान के पास वो प्रोडक्ट कहाँ है जो पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर इतनी बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम दिखा रही है। तो बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स तो मौजूद है। ठीक है माजिद साहब, हमारी टीम का हम देखते हैं कभी बैटिंग चलती है तो बॉलर्स विकेट नहीं ले पाते, बॉलर्स चल जाते हैं, तो अभी भी हम देख रहे हैं जो अभी भी सिचुएशन है वो हमारे बैट्समैन पर ही काफी प्रेशर आ चुका है। क्या लग रहा है, कर पाएंगे, ड्रॉ की तरफ जाएगा मैच? देखिए क्रिकेट में हमारे साहब कहते हैं कि जब तक आखिरी गेंद फेंकी ना जाए कुछ कह नहीं सकते जी। तो वो तो सब कुछ सकता है, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन देख रहे हैं 111 रन पर अब 4 विकेट गिर चुके हैं पाकिस्तान के, तो बज़ाहिर तो पाकिस्तान का जो टारगेट है वो मैच को बचाना है और वो मैच बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज जुमे का दिन है। आज जो पहला सेशन है वो 2.5 घंटे का 12:30 बजे खाने का वक्फा होगा, तो पाकिस्तान को काफी कुछ सोच कर आगे बढ़ना होगा। मेरे ख्याल में सरफराज जो विकेट है और सरफराज का जो पिच पे कयाम करना है यही पाकिस्तान को बचा सकता है। लेकिन आप देखिए कि हम साहब यही हमेशा क्यों होता है कि हम सारी उम्मीदें सिर्फ एक खिलाड़ी से वाबस्ता कर लेते हैं कि अगर ये चला तो शायद हम जीत जाएंगे, अगर इसने परफॉर्म किया तो शायद हम बच जाएंगे। हम टीम वर्क नहीं देख रहे हैं, बाकी खिलाड़ी नहीं चल पा रहे हैं। जैसा कि हमने कल भी देखा केन विलियमसन का बल्ला चला, पूरी पाकिस्तान हमारे जो बॉलर्स थे या वो बेबस दिखाई दिए, नाकाम दिखाई दिए, डबल सेंचुरी दाग दी उन्होंने। देखिए ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग अपने होम ग्राउंड पर कभी भी इतने कमजोर साबित नहीं हुए जितने 2022 में साबित हो रहे हैं। और अब तकरीबन कोई मेरे ख्याल 35-36 घंटे रह गए नए साल के शुरू होने में, तो ये तो हमारे साथ मसला रहा है। कभी हम पिचेस को दोष दे देते हैं कि हमारी पिचेस जो हैं वो अच्छी नहीं है, कभी हम बैटिंग को कहते हैं, कभी बॉलिंग को कहते हैं, लेकिन मसाइल मौजूद है कि हमारे पास इतना अच्छा यूनिट नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए कि हम एक अच्छी टेस्ट टीम बनकर बड़ी टीमों को चैलेंज कर सकें। फिर हमारे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो आप देखें कि बाहर फॉरेन लीग्स खेल रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते। तो अब ये जो लोग 5 रोजा क्रिकेट को इग्नोर कर रहे हैं, T20 क्रिकेट की तरफ से बहुत ज्यादा फोकस है, या तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके पैसे बढ़ाए कि वो रागिब हों टेस्ट क्रिकेट की तरफ आए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर कहते हैं कि जी 5 दिन खेलकर अगर मैच खराब खेल गए तो आप T20 से भी बाहर हो जाएंगे, वनडे से भी बाहर हो जाएंगे। लिहाजा इस टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए दुनिया में कहते हैं कि सबसे बड़ा फॉर्मेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें रूल कर रही हैं। तो पाकिस्तान, लेकिन फिर क्या वजह है माजिद साहब कि हमारा जो सारा फोकस है वो T20 की जानिब है, T20 फॉर्मेट पे है। अगर हम उसके में भी बैटिंग लाइन की पाकिस्तान की बात करें तो उसमें जो हम बैटिंग जिस तर्ज की करते हैं तो लगता है कि टेस्ट मैच देख रहे हैं। तो क्या रीजंस हैं ये जो मुसलसल हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है? देखिए सबसे बड़ा रीजन तो हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद इग्नोर हो रहे हैं। और जब हम हारने लगते हैं तो हम कभी पिचेस को इल्जाम दे देते हैं, कभी बैट्समैनों को, कभी बॉलरों को। लेकिन आप देखें हमारी मेमोरीज भी बहुत शॉर्ट है कि हम जब एशिया कप खेल रहे थे तो हमने कहा कि वाह वाह हमने इंडिया को हरा दिया, आज हम एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं, वो फाइनल हम हार गए। फिर T20 वर्ल्ड कप आया, जब उसका फाइनल हमने खेला तो हमारे मीडिया ने एकदम से टीम को आसमान पे पहुंचा दिया। आज वही मीडिया अब क्रिटिसाइज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें इनकी तारीफ हम जरूर करें, लेकिन मियाना रवि जो है तारीफ में वो भी जरूरी है। बहुत ज्यादा जो
तारीफ हम करते हैं कि जी ये तो मुल्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो भाई इनको पैसे मिलते हैं। हमें और आपको जिस तरह टीवी पे बोलने के, काम करने के पैसे मिलते हैं, ये तो वो लोग हैं जिनकी 5 स्टार लग्जरी है, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, इनकी आप सैलरीज देख लें, लाखों रुपए इनकी तनख्वाह है। हम कहते हैं कि कौम के लिए इन्होंने ये कर दिया। बिल्कुल कौम के लिए हम भी काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। और ठीक है माजिद साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं टीम मुश्किलात का शिकार है, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, एक ट्रांजिशन हुआ है, वहां पर जो तब्दीली एक बहुत बड़ी आई है, उसके बाद काफी मामलात बड़ी तेजी से तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। रमीज राजा बड़े गुस्से में है, वो ये कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। आपको नहीं लग रहा कि इस मुश्किल हालात में जो अभी पाकिस्तानी टीम मुश्किल में, यकीनी तौर पर 4 टेस्ट मैचेस जो हैं लगातार हम हारे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, और जब बोर्ड में भी इस तरह की बातें होंगी, इस तरह की बेयकीनी की सूरत हाल होगी, मजीद पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो सकती है? देखें, जब भी पाकिस्तान में रिजीम चेंज होता है तो पीसीबी में भी तब्दीली होती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में रमीज राजा का हटना, उसकी टाइमिंग गलत थी। टाइमिंग शायद बेहतर होती, लेकिन रमीज राजा इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, 15 महीने में उन्होंने कोई खराब काम नहीं किए। लेकिन जाहिर है जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं वो अपने लोगों को लाना चाहते थे। लेकिन इस वक्त रमीज राजा जिस तरह जाकर मीडिया पर बैशिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, तब्दीली पे सवाल उठा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे कन्वर्सेशन थे। और पाकिस्तान की एक मरतबा फिर से अनवार जो पोजीशन है वो इतनी मुस्तहकम दिखाई नहीं दे रही, और ये वाला मैच भी हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और एक वायरल वीडियो अनवार आज की नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो है जनाब जहाज की तैयारी की, जिसमें एयर होस्टेस मुसलसल मुसाफिर को समझा रही है कि आप बैठ जाएं, सीट बेल्ट पहन ले, लेकिन ये मुसाफिरों ने भी आकर समझाया, जो दीगर पैसेंजर्स थे वो भी इस शख्स को समझा रहे हैं। एक शोर सा गलबा, एक तारी है, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक भी हो गई है, लेकिन ये शख्स नहीं मान उसके बाद खराब हुई। जो मुसाफिर समझाने आ रहे थे, फिर उन्होंने उस मुसाफिर की धुलाई भी कर दी है। और इस तरह की पहले भी बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल होती दिखाई दी हैं, जब लोग एयर होस्टेस से बदतमीजी करते हैं, जहाज का जो अमला है उनके साथ बदतमीजी करते हैं। खासतौर पर जब कोरोना का टाइम था तो मास्क लोग नहीं लगाते थे, उस पर बहुत ज्यादा स्टबन हो जाते थे। और ये यहाँ पर एक और वाकया पेश आया, जब एयर होस्टेस से इस मुसाफिर ने फड्डा किया है, तो उसके बाद जो बाकी मुसाफिर थे उन्होंने इस मुसाफिर की धुलाई की। ये एक ओवरऑल एक इस तरह का टाइम है, और है कि पब्लिक प्लेसेस पर लोग बहुत इंपेशेंस का मुजाहिरा करते हैं, तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़े से इखलाक हमें अपने बेहतर करने होंगे। जनाब, ये तो बात हुई वायरल वीडियो की, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मंडे को अगले साल आपसे मुलाकात होगी। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू इन एडवांस, स्टे ब्लेस्ड। और इसके साथ ही हमें बहुत सारा ख्याल रखिए, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने लिए कुछ टारगेट और गोल जरूर सेट करें। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।